हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हमने देखना है सबसे पहले कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर हमें जो लेके चलना है, यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर rate of reaction also increases। क्या कह रहा है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि ऑन इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन becomes nearly double। इसके अंदर क्या कह रहा है कि जब हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देंगे तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नियरली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्लियर है। और द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन rate of reaction is studied by temperature coefficient। इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, इसको हम किससे स्टडी करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट से स्टडी करते हैं। और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय n एंड n इज इक्वल टू आपका होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट t प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय रेट ऑफ रिएक्शन एट t डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इट मीन्स कि जो जब हम किसी भी रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर। तो ये कह रहा है कि जब 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, नियरली डबल के इक्वल हो रहा है। ठीक है। और जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो हम किससे स्टडी कर सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट से। यहाँ पे हमारे टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं n से, और जो n की वैल्यू होती है हमारी वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट t प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है A और यहां से हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे जब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, इसका जो भी रेट ऑफ रिएक्शन आएगा हमारे पास, वो हमें किस टेम्परेचर पे निकालना है, एट t डिग्री सेल्सियस। और फिर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे t प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो टेम्परेचर है रिएक्शन का उसको 10 डिग्री इंक्रीज करेंगे और उसके बाद में फिर उसका क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो वहां पे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो n फैक्टर के लिए वो क्या आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन एट t प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर कितना है, आपने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया है, वो वैल्यू लेंगे, उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन एट t डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का कितना इफेक्ट हुआ है वो चीज हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि जब हम किसी भी रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि मान लो हमारा जो रिएक्शन है वो कितना है, A प्लस बी। हमने A प्लस बी रिएक्टेंट लिया, इस रिएक्टेंट के अंदर हमने एक कैटालिस्ट डाला C। क्लियर।
तो यहां से ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो आपका रिएक्शन होगी, तो अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट थ्योरी, कैटालिस्ट इंटरमीडिएट थ्योरी जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन के अंदर जब कैटालिस्ट को ऐड करते हैं, तो वहां पे जो कैटालिस्ट है वो रिएक्टेंट के साथ में मिलकर एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करता है, जहां पे हम इंटरमीडिएट को क्या बोलेंगे, ए, बी और सी, ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट बन गया। ये जो स्टेट होती है इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, क्लियर है। और यहाँ पे जो हमारा ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट, क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। ये जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे कि जो आपका इंटरमीडिएट बना है ये दोबारा से डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होके आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा ए बी, और यहाँ से जो आपका कैटालिस्ट है सी वो वापस से क्या हो जाएगा, रीजनरेट। तो यहाँ पे हमारा जो कैटालिस्ट है वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, क्लियर है। तो इसके थ्रू ये क्या कहता है कि जब किसी भी रिएक्शन के अंदर आप कैटालिस्ट डालते हो तो सबसे पहले वो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करते हैं, वो जो इंटरमीडिएट है वो हमारा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए वहां से दोबारा से इंटरमीडिएट का डिकम्पोजिशन होता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। और ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ में जो आपने कैटालिस्ट डाला था वो रीजनरेट होके दोबारा से बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि कैटालिस्ट रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहां से हम कैटालिस्ट को क्या डिफाइन कर सकते हैं, ये कहता है कि कैटालिस्ट क्या होता है, इट इज ए सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट विदाउट undergoing any decomposition of itself। इसका मतलब क्या है कि कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करेगा, उसके बाद में आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कैटालिस्ट बाहर निकल जाता है, वो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं, क्लियर है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है इसके ऊपर, कि जो कैटालिस्ट है हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, तो इसका यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या था कि ए कैटालिस्ट कैन increase the speed of rate of reaction, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, कि जो आपका कैटालिस्ट होता है वो रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और जैसे ही आपकी रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होगी तो वहां पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। यहाँ तक में क्या कह रहा है कि इसका इफेक्ट होता कैसे है, इसको स्टडी करते हैं हमें ग्राफ के थ्रू। हमने एक ग्राफ लिया जिसके अंदर यहाँ पे हमारी एनर्जी है और ये हमारा प्रोसेस ऑफ रिएक्शन कि कितनी रिएक्शन है, क्लियर। हमने मान लिया जो हमारा रिएक्टेंट है वो यहाँ पे है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा तो इसको एक एनर्जी बैरियर को पार करना रहेगा, ठीक है। ये जो एनर्जी बैरियर है, मतलब जब तक इस रिएक्टेंट की एनर्जी इस एनर्जी के इक्वल नहीं हो जाती ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर। तो ये क्या कह रहा है कि जब तक इस रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी नहीं होगी ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा, बट जो हमारा रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी हमारे पास कितनी है, यहां से यहां, क्लियर। और प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी हमें कितनी चाहिए, यहां से यहां, ठीक है। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्लियर।
अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, कैटालिस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया हमने इसके अंदर, कैटालिस्ट। और जैसे ही इसके अंदर कैटालिस्ट डालेंगे तो ये कैटालिस्ट क्या करेगा, यहाँ पे ये जो एनर्जी है आपकी यहां से यहां तक, इस एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जब तक हम इस रिएक्टेंट को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देते, ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है। तो यहां से हमारा कितना आएगा कि ये कैटालिस्ट, जैसे ही हमने इसके अंदर कैटालिस्ट ऐड किया तो ये कैटालिस्ट क्या करेगा, ये जो अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है इसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। मतलब अभी तक जितनी एक्टिवेशन एनर्जी इसको चाहिए थी उससे कम एक्टिवेशन एनर्जी अब रिक्वायर रहेगी। क्लियर। तो ये कैटालिस्ट हमारा क्या करेगा, अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए एक नया पाथ फॉलो हो जाएगा। क्लियर है। ये रिएक्शन क्या करेगा, एक नया पाथ बनाएगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। अब सीधी सी बात है, अगर हम यहां से यहां तक फॉलो करेंगे तो वहां पे हमारे पास टाइम ज्यादा चाहिए और एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन अगर हम कैटालिस्ट डालते हैं तो ये रिएक्शन के लिए एक नए पाथ की फॉर्मेशन करता है, और वो जो नया पाथ है हमारा वो क्या कर रहा है, उसमें अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, आपका कम हो गया। और जैसे ही अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी का अमाउंट भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। तो यहां से हमारा जो कैटालिस्ट का वर्क क्या है कि अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज, और हमारे पास जल्दी से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, तो वहां पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। यही कारण है कि जब हम किसी भी रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट यूज करते हैं तो वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम ये देखें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है, आगे देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में जो थ्रेशोल्ड एनर्जी आती है, जो यहाँ पे हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी ये है, तो ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज ए रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है। ये क्या रहेगी, हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी रहेगी। मतलब किसी भी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में चेंज होना है तो उसको एक एनर्जी बैरियर को पार करना होता है, वो एनर्जी बैरियर क्या कहलाता है, हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ it is the maximum amount of energy which is required to a reactant to for change into product। क्लियर। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है हमारा क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। तो यहां से अगर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू निकालें, थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो यहां से जब आप एक्टिवेशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जब दोनों को ऐड करते हो तो हमारे पास वैल्यू किसकी आती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू आती है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट। थैंक यू।